अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ेंगे इट्स ऑल अबाउट एजिंग, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और पेन। और सबसे बड़ा जो है हमारी जिंदगियों में उसमें ऑब्वियसली स्ट्रेस भी बहुत है। एजिंग एक अलग प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज से रिलेटेड इंजरीज हैं कुछ। एक्सरसाइज के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। और पेन सबसे बड़ा जो मेंटल टॉर्चर है वो दैट इज पेन। अच्छा, जहाँ तक एजिंग का ताल्लुक है, अगर आप 30 से ऊपर हैं तो बड़ा फायदेमंद है, और अगर 30 से नीचे हैं तो भी फायदा है। 30 से ऊपर ऑब्वियसली जब आप एज करते रहते हैं तो आपका जो है जजमेंटल एबिलिटीज, ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है वाइज होना वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है। हाँ, अलबत्ता अल्जाइमर डिजीज एक ऐसी है जिसमें डिमेंशिया की वजह से जो कुछ आपने सीखा है, सोचा है, समझा है, याद किया है, मेमोरीज बिल्ड की हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वॉश आउट होती चली जाती हैं। एज को नॉर्मली अगर डिवाइड करने लगे तो एक है ओल्ड एज, जिसमें कहते हैं 65, दैट इज ओल्ड एज। यंग ओल्ड एज है 65 to 74, और ओल्ड ओल्ड मिडल वन इज 75 to 84, और ओल्ड ओल्ड एज 85 से प्लस। अच्छा, जब एज आप करते हैं ऑब्वियसली एक तस्वीर में ही देख रहे हैं तो कहाँ एक जवान शख्स और कहाँ वो किस तरह बूढ़ा हो रहा है। तो जब आप एज करते हैं तो उसमें तीन चीजें जो है ना वो आप इनकाउंटर करते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी वो कम हो जाती है। एडेप्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और इसके अलावा आपके डिजीज ससेप्टेबिलिटी, यानी डिफरेंट डिजीज जो कि कभी आपको यंग एज में रही नहीं है वो हो जाती हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन का डिक्लाइन होना, और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की डिटोरिएशन, और वो इतना कम हो जाता है कि जिस तरह किसी यंग पर्सन को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, इतना ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, बिकॉज एट ओल्ड एज यू डोंट नीड ग्रोथ टू टेक प्लेस। जितना आपने बढ़ना था वो आप बढ़ चुके हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनमें एस्ट्रोजन डिक्लाइन इन ओल्डर वीमेन, जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस आना, ऑस्टियोमलेशिया हो जाना, जिसे डिक्रीज इंक्रीज इन फ्रेजिलिटी ऑफ द बोन्स कहा जाता है। इसके अलावा मेल में ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन का कम होना, जिसकी वजह से बेली फैट डिपॉजिट्स होना, और जो है ना मसल मास और स्ट्रेंथ कम होना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब सेल जो जा रहे हैं वो सेनेसेंस में जा रहे हैं, सेल स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, या तो ये होता है कि सेल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि अपनी रेप्लिकेटिव जो कैपेबिलिटी उसे कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका जो है बुढ़ापे में सुनने की जो ताकत है या सकुवत समाज जिसे कहा जाता है, वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। वो जिससे कहते हैं ना बहरापन हो गया है, या आप जो है ना ऊंचा सुनने लग जाते हैं। और उसमें यही होता है कि इनर ईयर में जो आपके साउंड वाइब्रेशंस कन्वर्ट होती हैं, तो वो जो हियरिंग सेल्स हैं वो जो है वो सेनिसेंस में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर सेनिसेंस को ब्रॉडर देखा जाए, एज रिलेटेड सेनिसेंस को, तो उसमें टीलोमेयर जो आइट्रेशन है, टीलोमेयर शॉर्टनिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले करती है। अब टीलोमेयर शॉर्टनिंग और आइट्रेशन के साथ एक तो डीएनए डैमेज ऑब्वियसली बढ़ जाता है चांसेस। के अलावा मेच्योर सेल्स जो है वो सेनिसेंस में चले जाते हैं, स्टेम सेल्स की डिप्लीशन है, प्रोजेनिटर सेल्स की, और टिश्यू डिसफंक्शन है ऑब्वियसली एजिंग रिलेटेड। अच्छा, इंक्रीज एज के साथ ऑब्वियसली जो आपकी स्टेम सेल की जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो भी कम होती चली जाती है। इवन के स्टेम सेल्स जो है वो डिप्लीट होते चले जाते हैं। इस तरह सोमैटिक सेल्स जो है वो सेनेसेंस में चले जाते हैं। तो इंक्रीज एज के साथ यू हैव लेस एंड लेस नंबर ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन्स। हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि हीलिंग भी जो है वो डिलेड हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ जो है कैंसर सेल जो है वो भी जो है ना इसी पाथवे को जरा एक डिफरेंट तरीके से देखते हुए ये करते हैं कि टीलोमरेज एक एंजाइम है जो कि टीलोमेयर के जो एंड्स हैं, ये जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं, उनको फर्दर रेप्लिकेट करता चला जाता है। और वो ये करता है कि उसमें जो है ना सेगमेंट्स ऐड करता चला जाता है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के। नॉर्मली ये शॉर्ट हो जाते हैं, इसीलिए सोमैटिक सेल्स की अपनी एज है। इसलिए 120 डेज के बाद जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी अपनी एज है।
लेकिन ये कि जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स वगैरह हैं, कार्सिनोमा से रिलेटेड जो है वो टीलोमरेज एंजाइम जो है वो उनके एंड्स पर शॉर्ट नहीं होने देता, और वो जो है ना खत्म नहीं होती, ये सेनेसेंस में नहीं जाते। अच्छा, सेनेसेंस में सेलुलर चेंजेस जहाँ हो रही हैं उसमें एक तो सेलुलर डैमेज की जिस तरह बात की, ठीक है, और इसके अलावा एबनॉर्मल अपोप्टोसिस जो है वो बढ़ जाता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अल्जाइमर डिजीज है। टीलोमेयर लेंथ की अभी हमने बात की है कि उसकी जो है शॉर्टनिंग होती चली जाती है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है, बल्कि आप ये कहें कि एंटी ऑक्सीडेंट जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, वो कम होने चली जाती है। सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज है, कैटालेज है, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज एंजाइम्स है, इनका जो है क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि रिड्यूस फंक्शनैलिटी है सेल्स की। सेल्स जो है वो मेटाबॉलिकली अपने आप को रीप्रोग्राम करके डाउन रेगुलेट करते हैं, बिकॉज ना उतनी उनको स्ट्रेस की जरूरत होती है, ना उनको इतने फंक्शंस इतने इफेक्टिवली करने हैं। तो उस वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है ऑब्वियसली। इसीलिए जो है ना मल्टीविटामिन रिकमेंड की जाती है जिसमें सी है, ई है, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट की जो मिकदार है उसको जिस्म में पूरा रखें। एसिलेटेड जो एजिंग है उसमें बच्चों में प्रोजेरियास देखे जाते हैं, ठीक है। इट्स जेनेटिक डिजीज एसोसिएटेड विद प्रीमेच्योर एजिंग। एट द एज ऑफ 12 मंथ्स बच्चे सारा अपना जो है हेयर लूज कर बैठते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इस राउंड अबाउट 13 ईयर of age, ठीक है। some may live up to 19 or 20, but most of them die of cardiovascular disease, ठीक है। इसके साथ और बहुत सारे होते हैं डिजीजेस भी हैं जो कि आती हैं, और ऑब्वियसली जो है ना अगर बच्चा जो है 13 साल का है तो ऐसा लगेगा जिस तरह ही इज बिन 60 or 70 years of एज। इसमें वर्नर सिंड्रोम है, एक और प्रोजीरिया की टाइप है जिसमें जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन की जो है ना और टेलोमेर मेंटेनेंस के लिए जो जीन है वो खराब हो जाती है, जिसमें डीएनए रिपेयर जो है वो डिफेक्टिव होती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, रुकती है, सेल प्रोड्यूस नहीं होते, रेप्लिकेशन का एरर आता है, और जो है ना रेप्लिकेशन का जब एरर आता है वो इस वजह से कि सेल चेक पॉइंट पे रुक जाते हैं। जीवन एस चेक पॉइंट का, जिससे मैंने पहले भी बात की थी, P53 बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है। तो बेसिकली जब सेल जो है एजिंग एक्सलेट करती है, जब सेनेसेंस हो जाता है, सेनेसेंस होता है, प्रोलिफरेशन नहीं होती, तो एजिंग ज्यादा हो जाती है। नॉर्म जो वर्नर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं ये ऑब्वियसली डीएनए रिपेयर नहीं कर पाते, और जो है ना म्यूटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और म्यूटेशंस जो है ना उसके साथ साथ कैंसर होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इनकी डेथ भी कार्डियोवास्कुलर डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड ही है, जिस तरह प्रोजेरिया में है। और लेकिन ये है कि इनकी सर्वाइवेबिलिटी जो एज है वो ज्यादा है, इट्स बीन 40 years। अच्छा, अब जो सेनिसेंस है वो तकरीबन तमाम बॉडी सिस्टम्स को इफेक्ट कर लेती है। एल्डरली में अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली ओल्ड एज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो जाना, एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया हो जाना, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस जिसकी वजह से गेट डिस्टर्बेंसेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाते हैं। इसके अलावा जो है स्किन कैंसर होना, प्रेशर शोर, बेड सोर्स होना, अगर जो बेड रिडन है, डीजनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो है। इसके अलावा हिप फ्रैक्चर्स, फॉल विद इंजरीज, मल्टीपल माइलोमा, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, प्रोस्टेट कैंसर, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, और stroke, मतलब name the disorder and it is very much prevalent in old age। अच्छा, ये हॉलमार्क्स हैं एजिंग के। इसी तरह एक हॉलमार्क जो है वो डिफाइन हुए थे, वैनबर्ग ने की थे, जो कैंसर से रिलेटेड। ये हॉलमार्क्स हैं एजिंग से रिलेटेड। इसमें जिनोमिक इंस्टेबिलिटी, टीलोमेर एट्रिशन उसकी बात की थी। एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिजेनेटिक ऑल्ट्रेशन में डीएनए मेथाइलेशंस भी है, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। वो एसिटाइलेशंस हो या डीएसिटाइलेशंस हो रही हैं। इसी तरह प्रोटियोस्टेसिस है कि डीएनए जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से दे हैव दैट प्रॉब्लम। अच्छा, डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग, आपकी कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, कौन सी ज्यादती हो रही है, उसका जो है एक बैलेंस है वो खराब हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, सेलुलर सेनेसेंस में जिस तरह बात की है, स्टेम सेल का हो जाते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी।
और इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन जो है ना डिफरेंस होते हैं, मतलब नर्व कंडक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारे जो है ना हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग है। इसके अलावा सिस्टम जो है बात कर रहे थे, सिस्टम एजिंग में फ्रॉम ब्रेन टिल टोस, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, आपका जो पल्मोनरी सिस्टम है, जीआईटी ट्रैक है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम है, ठीक है, आपके पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, नहीं कि ये आपके मतलब कि इवन के आपके जॉइंट्स वगैरह, ये सारे सिस्टम्स जो है ना वो इफेक्ट करते हैं। और दे गो इनटू डीजनरेशन, ठीक है, डीजनरेशन की वजह से ये मेटाबॉलिक प्रोफाइल डिस्टर्ब होने लग जाती है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होने लग जाता है, अनटिल अनलेस यू आर मेंटेनिंग ए प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, ठीक है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह। तो एजिंग लीव्स लॉन्ग लास्टिंग मार्क्स ऑन वन पर्सन। इसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एजिंग के साथ साथ जो है वो स्ट्रेस, जो है वो उसको एजिंग के साथ तो हम डिटरमाइन करते हैं, लेकिन हाँ एजिंग के साथ अगर डिजीज है तो डिजीज रिलेटेड स्ट्रेस बहुत कॉमन है। इसी तरह स्ट्रेस जो है वो यंगर एडल्ट्स में भी है, वो एडल्ट्स में भी है, ठीक है, वो टीनेजर्स में भी है, वो चिल्ड्रन में भी है। मतलब स्ट्रेस इज बेसिकली अ कॉमन फिनोमेना which is present all throughout any age limit। उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, अब स्ट्रेसर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस को डिफाइन करना बहुत दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेसेस नॉर्मली फिजिकल भी होते हैं, ठीक है, अगर जी आपने जो है ना करना है जी, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो आपने ज्यादा वजन उठाना है उसका एक स्ट्रेस हो जाता है। मैराथन रनर्स होते हैं, उन्होंने compete करना है तो उनको उसका स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इमोशनल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, स्केरी मूवी आप कोई देख रहे हैं, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये परसेप्शन से रिलेटेड है। मतलब कुछ जिसको परसीव कर रहे थे कि ये स्ट्रेस है, अगले कुछ लोग उसको एज अ स्ट्रेस नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। अब ये है कि जिस तरह ये है कि मैरिज है, दैट इज बेसिकली अ गुड थिंग फॉर मेजॉरिटी और ज्यादातर जो है उसका कुछ स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेस हमेशा जो है अनप्लेजेंट भी जो है ना नहीं होते, ठीक है। कुछ स्ट्रेसेस हैं जो कि जॉब प्रमोशंस वगैरह हैं, वो दैट इज अ गुड थिंग, बट दैट कॉजेज स्ट्रेस इन अ पर्सन की, जी मैं किस तरह ड्यूटीज पूरा करूंगा, क्या मेरे से ये जॉब हो सकेगा कि ये नहीं हो सकेगा। अच्छा, दूसरा व्यू पॉइंट है हर एक का, ठीक है। किसी के लिए जो स्ट्रेस है वो संडे से शुरू हो जाता है कि जी मंडे को काम करना पड़ना है, 5 दिन काम करना पड़ना है, 6 दिन, तो वो संडे जो है ना आफ्टरनून से स्ट्रेस में चला जाता है। बाज़ दफा ये होता है कि मैच हो रहा होता है, खेल कोई रहा है, स्ट्रेस में कोई बैठा हुआ है करने के लिए। तो स्ट्रेस का परसीव करने का उसको, उसमें डिफरेंट है लोगों में कैपेबिलिटी, उसको किस व्यू पॉइंट से देखते हैं। बाज़ दफा ये कि प्लेजेंट को अनप्लेजेंट में कन्वर्ट करना, अनप्लेजेंट को प्लेजेंट में कन्वर्ट करना है, इट्स ऑल योर परसेप्शंस अबाउट स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस जो है बेसिकली इसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज अलार्म फेज, ठीक है। अब अलार्म फेज में नॉर्मली आपके दो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, एक एड्रीनलिन है और कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल जो है दैट इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, और एड्रीनलिन जो है वो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसका है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल जो है जो इसमें दिखाई गई, इसमें ये है कि अगर एक बटरफ्लाई है, अगर इफ यू हैवंट सीन अ बटरफ्लाई और इफ यू हैवंट एनकाउंटर्ड इट, ठीक है, तो वो आपका ब्रेन उसको पहले एज अ थ्रेट जो है ना परसीव करेगा, थ्रेट परसीव करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो चीजें हाई लेवल पे ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं। फ्लाइट एंड फ्लाइट का जो सिस्टम है तो उसमें की वजह से पिपली डायलिटेशन, आपकी पुतलियां फैल जाती हैं, आपको सांस ज्यादा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका हार्ट ज्यादा बीट करता है, यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ रनिंग, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आपको एपिनेफ्रीन जो है ना प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ जो कॉर्टिसोल है वो आपको जो है क्या करता है कि वो आपका ब्लड ग्लूकोज का एक्टिवेशन, उसकी स्टिमुलेशन जो है उसको कर देता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस शुरू कर देता है, ठीक है। और अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज सिंथेसिस वगैरह के रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टिश्यू बिल्डिंग की साइड पे जो डिवर्ट होना होता है, आपका ग्लूकोज है, आपके प्रोटीन वगैरह, उनको जरा वो काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है
ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है रिस्पॉन्स वगैरह, और उसके बाद जो है ना फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सेटल डाउन करने लगे थे। उसमें सेकंड फेज है अडेप्टेशन फेज। फिलहाल फेज में जब ये इतना सारा कुछ हो जाता है तो सेकंड फेज इज अडेप्टेशन फेज के। आप आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर उसको जो है ना आप उसी तरह टैकल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है जो थर्ड फेज जो होता है, ठीक है, दैट टू फेज आर नॉर्मल एंड द गुड वंस, कि आप अलार्म फेज पे हुए जब आपने एक्टिवेट हो गया सारा, उसके बाद आप अडेप्ट कर गए जब आपने उस चीज को लर्न कर ली। एक एग्जॉस्टेशन फेज है। एग्जॉस्टेशन फेज जो है, इसमें ज्यादातर ये होता है कि स्ट्रेसर या तो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, ठीक है, या आप प्रॉपरली अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। उसमें ये होता है कि इन दोनों कंडीशन में या तो आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे या आपके कंट्रोल से बाहर है, यू आर कंटिन्यूसली इन द फेज ऑफ स्ट्रेस। उसमें ये है कि इंस्टेड ऑफ अडेप्टेबिलिटी यू बिकम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड होता है तो दैट लीड्स टू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, कि स्ट्रेस की वजह से आप जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉर्टिसोल की जो सिक्रीशन है वो कंटिन्यूसली हाई रहती है। तो पर्सन जो है, तो आप देखें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंटिन्यूसली आपको लगता है कि इंस्टेड के जी सिचुएशन सेटल डाउन हो गई है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रेस में या हाइपर एक्टिव जो है ना वो रहते हैं। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली जो स्ट्रेस एग्जॉस्शन है वो, बाकी जो है अडेप्टेशन हो रही है, अलार्मिंग फेज है, उसमें तो ये होता है कि टेम्परेरी तौर पे एक स्पाइक आती है एपिनेफ्रीन की, कॉर्टिसोल की, दैट सेटल्स डाउन, ठीक है। उसमें क्योंकि आपके सिस्टम को काम करना है ज्यादा, आपने दौड़ना है, आपने मेटाबोलाइज करना है अपने प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब एग्जॉस्ट करते हैं तो एग्जॉस्शन जो है ना कैन लीड टू डिफरेंट थिंग्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है, ऐसे जो क्रॉनिक स्ट्रेसेस होते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो रहती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम या थीरोसिक्रोटिक जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा कॉमन है ऐसे लोगों में। इसके अलावा एजिंग फास्ट हो जाती है क्योंकि डीएनए रिपेयर जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते हैं तो आपका सेलुलर डैमेज जो है ना वो भी बढ़। अब ऑब्वियसली एक बड़ा एग्जॉस्टिव लिस्ट है डिजीज की जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, और इसको रिलेट करते हैं। कुछ जो है उसकी कुछ ऑथेंटिकेटेड स्टडीज अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिन पे एविडेंस बेस्ड हमारे पास प्रूफ है कि ये बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड है। इट्स नॉट प्योरली रिलेटेड टू स्ट्रेस, बट स्ट्रेस प्लेज अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग दैट डिजीज। उसको इस किया कार्डियोवैस्कुलर है, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, immune system से related, respiratory, endocrine, reproductive nervous system, all the systems have been affected by stress। अच्छा, अब साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उसमें दो चीजें हैं। एक एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एन एक्यूट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है। फ्यू डेज के लिए होता है, टेरिफाइंग रिकलेक्शंस होती है, आप अवॉइड करते हैं उसको, स्टिमुलेट को और रिकॉल करने से। और सम जब आपको ये आता है, या तो आपको फीलिंग ऑफ नमनेस, डिटैचमेंट, और आपका बिहेवियर एरेटिक किस्म का हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है कुछ दिनों में रिकवर कर जाते हैं। कुछ जो है जिन कुछ देर के लिए कुछ को ड्रग्स लेनी पड़ती है। अच्छा, इसी इवेंट में आप ये कर सकते हैं कि जो कोई अगर किसी के घर रोजाना खासा डाका पड़ा है, या चोरी हुई है, या मोबाइल स्नैचिंग हुई है, तो ये जो है ना दैट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इफ यू टैकल इट इन ए कपल ऑफ डेज, या आपको थोड़ी सी साइको एक्टिव ड्रग्स की जरूरत है कुछ लोगों को। अच्छा, इसी तरह के एक और डिसऑर्डर जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ठीक है। ये लॉन्गर टर्म में, ग्रेटर देन 1 मंथ है, सिमिलर सिस्टम है, ठीक है। और ये जो है ना नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स के साथ है, ठीक है। और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बहुत कॉमन है, ठीक है। और ये आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। ट्रीटमेंट ज्यादातर जो है आपको, या तो हम करते हैं कि डिसेंसिटाइजेशन की एक टेक्निक है उसको यूज करते हैं, या साइकोएक्टिव ड्रग्स आपको लॉन्गर पीरियड के लिए देनी पड़ती। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ऑब्वियसली जिस तरह वो दिखाते हैं कि जी खुदा ना खास्ता आपने कोई मर्डर करते हुए देख ली है, ठीक है, या आपने खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट देख लिया है ऐसा, या आपकी वजह से कोई ऐसा किसी के साथ मिसहैप हो जाता है, तो दैट रिलेट्स टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट सेटल्ड। और साइड बाज दफा यही स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। Patient may become schizophrenic or may develop bipolar disorders.
एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। ठीक है, और ओल्ड एज में जो है ना, ये आपका मस्कुलर टोन को, आपको, आपके जो है मूवमेंट को कायम रखने के लिए दैट इज वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, इसमें अब नुकसान भी ऑब्वियस हो सकता है कि मसल क्रैम्प्स हैं। ठीक है, आपको जो है ना, आप ब्रोकन बोन्स हो सकती हैं, और जो है ना स्ट्रेन्स हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये है कि ओल्ड एज में नॉर्मली जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपको एक लिमिट में रह के करनी चाहिए। मतलब आप जो यंग एज वाली एक्सरसाइज है वो उतनी ज्यादा जो है ना, उसको उतने ज्यादा इंथुजियास्टिक होके जो है ना नहीं कर सकते, उसका नुकसान। एक्सरसाइज इंजरीज जो है, रोटेटर कफ टीयर है, ये रोटेटर कफ है आपके शोल्डर जॉइंट्स पे होता है, और इसका बाद ऑफ टीयर होता है, तो आपको मूवमेंट में मुश्किल हो जाती है कि आप जो है अपना जो शोल्डर जॉइंट है उसको पूरा मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा टेनिस एल्बो है। ठीक है, इसके अलावा क्रूशिएट इंजरी है फुटबॉल के अंदर, टेनिस एल्बो जो है वो टेनिस ऑब्वियसली उसके अंदर गोल्फर्स इंजरी एक है, जो मीडियल आपके जो है ना कंडाइल पे है, लेटरल कंडाइल्स पे है, स्प्रेन्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं। तो ये जो है ना एक्सरसाइज से रिलेटेड, और मतलब ओल्ड एज में ये ज्यादा प्रोन है आपको इंजरीज। मतलब यंग एज में आप टैकल कर लेते हैं, लेकिन ओल्ड एज में इसको टैकल होता है। उसके बाद आ जाती है, मतलब एक्सरसाइज करना जो है वो आपकी मूवमेंट जो है वो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि इमोबिलिटी लीड्स टू many disorders। ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल फैक्टर आता है जिसमें आप जो है ना फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, जो कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना इट नीड्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी टू गेट करेक्टेड। ठीक है, और ये इमोबिलिटी की वजह से स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आप बाज दफा ये होता है कि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, ठीक है, ये आप कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में है, कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसनिज्म है, या जो है ना बेड रिडन है ड्यू टू सम खुदा न खासा फ्रैक्चर्स की वजह से। तो उसमें ये होता है कि जहाँ प्रेशर पड़ेगा वहाँ इवन के जो है ना हील्स पे, और जो है ना खासतौर पे सैक्रल एरिया में उसमें प्रेशर अल्सर बन जाते हैं। उसे डिकेबिटस अल्सर भी कहते हैं, प्रेशर सोर्स भी कहते हैं, प्रेशर अल्सर्स भी कहते हैं। इनको हील करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप प्रेशर रिलीव करें, और जो है ना पेशेंट को जो है ना उसको या तो कंफर्ट दें उस साइड पे, या उसको करवट बदलवाते रहें। इसके अलावा इमोबिलिटी जो है ना लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड डिरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मूव नहीं करते, ठीक है, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने का चांसेस है ड्यू टू डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, के आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो वापस रिटर्न है, ठीक है, वो स्टैटिक हो रहा है, उसमें से क्लॉट जो है वो आपके हार्ट में चला जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स है, खाना लेट हजम होता है, बाज़ दफ़ा जो है ना डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन है, इनकॉन्टिनेंस है, प्रोस्टेट का इलाजमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इमोबिलिटी के साथ जो है लेट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेन। ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन द पेशेंट्स आर कमिंग टू डॉक्टर्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। इसके सेंसरी भी कंपोनेंट हैं, और ऑब्वियसली पेन के साथ इमोशनल कंपोनेंट्स भी हैं। समटाइम्स पेन एक जगह पे होती है और वो फील दूसरी जगह पे होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि ड्यूरिंग जो है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो नर्व फाइबर्स डिसेंड करते हैं फ्रॉम सर्वाइकल रीजन टू डाउन, तो ऑर्गन्स भी साथ साथ और डेवलप कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे ये होता है कि इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल ये है कि जो गॉल ब्लैडर की पेन है आमतौर पे वो जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के करीब होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी जो है सीवियर पॉलीसिस्टाइटिस में जो पेन है वो टिप ऑफ द राइट शोल्डर जो है ना होती है, और उसका प्रॉब्लम यही है कि दैट इज कॉल्ड रेफर्ड पेन। क्योंकि विसरल जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी फाइबर्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ना ट्रेवल करते हैं, और दोनों कन्वर्ज होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जहाँ एक सेंसरी फाइबर जा रहा होता है उसकी फीलिंग भी जो है ना उधर ही ट्रेवल करती है। तो इस तरह जो है ना आपको रेफर्ड पेन है। इसी तरह जो पेन है अपेंडिसाइटिस की, ठीक है, वो जब स्टार्ट होती है तो वो अराउंड अम्बिलिकस होती है, और फिर वो राइट इलियक फोसा के अंदर जो है ना वो ट्रेवल करती है। पेन
दो तरह की एक्यूट पेन है, फॉरन ऑब्वियसली कोई इंजरी वगैरह, और क्रॉनिक पेन है जिसमें क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग पेन है, जिसमें डीजेनेरेटिव डिजीजेज हैं, इसमें आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है, पेन उसकी वजह से, ये क्रॉनिक डिजीजेज में इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है उसकी वजह से पेन हो रही है। लेकिन ज्यादातर जो जॉइंट डिसऑर्डर्स है उनकी वजह से जो पेन है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, अब पेन को क्लिनिशियंस ने डिफाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंजरी। एक नोसिसेप्टिव पेन है और एक न्यूरोपैथिक पेन है। अच्छा, नोसिसेप्टिव जो पेन है ये पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, डीप पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें डीप पेन रिसेप्टर्स में अब दो तरह के, एक सोमैटिक नोसिसेप्टर्स हैं और एक विसरल। जो सोमैटिक नोसिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये स्किन में कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स में होते हैं। पेन बड़ी, अगर ये एक्टिवेट हो तो पेन बड़ी एक्यूट और शार्प और लोकलाइज होती है कि यहाँ हो रही है। इससे विसरल जो नोसिसेप्टर्स हैं ये विसरा के गिर्द होते हैं, इनकी पेन जो है ना आपको डल महसूस होती है, इसलिए ज्यादा जो विसरल पेन्स हैं दैट आर डल एकिंग एंड क्रैम्पिंग पेन बट नॉट वेल लोकलाइज। इसलिए पेट की जो जो आप पेट की दर्द करते हैं, इंटेस्टाइनल पेन है, वो कोलिकी पेन होती है। इसी तरह जो रीनल कॉलिक है, जो रीनल स्टोन, किडनी स्टोन की वजह से होती है पेन, वो भी कॉलिकी इन नेचर होती है, वो शार्प नहीं है, दैट आर डल एकिंग पेन जो डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन है, ठीक है, ये होती है इंजरी टू नर्वस सिस्टम, अगर सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है वो खराब हो रही हो, जैसे डायबिटीज में होता है, ठीक है, या आपका जो है ना कोई नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं दैट इज कॉज्ड बाय नोसिसेप्टस। अच्छा, पेन को जब हम देखते हैं क्लिनिकली, ठीक है, क्लिनिकली आप जाएं तो हमने उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होती, क्वेश्चन ये होते हैं क्वालिटी पेन की, बर्निंग है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, शूटिंग पेन्स है, फिर उसकी सेवेरिटी, पेशेंट सेवेरिटी किस तरह बता रहा है, लोकलाइज्ड हो रही है कि नहीं हो रही है एक जगह पे या मुख्तलिफ जगहों पे। कभी एक पेशेंट कहता है जी मुझे राइट हो रही है, कभी लेफ्ट हो रही है, सुपरफिशियल है ये डीप अंदर महसूस कर रहा है, रेडिएट किधर से हो रही है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके पैटर्न क्या है, कोई फैक्टर्स हैं जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं ये कर। उसके अलावा हमें सोशल फैक्टर्स पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कि जी क्योंकि बाद दफा जो पेन्स हैं, फिक्टिशियस जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत कॉमन है पेन से रिलेटेड। एक और ये एक ऐसी एंटिटी के यू कैन, अगर कोई पेशेंट कहता है जी मुझे पेन हो रही है और वो आपको सही तरह डिस्क्राइब भी नहीं करता, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी उसे पेन नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।